मगनलाल नाम का एक जमींदार था। उसकी 2 बेटियां थी जिससे मगनलाल बहुत प्यार करता था। वो बहुत अमीर भी था। गांव की आधे से ज्यादा जमीन मगनलाल के पास ही थी। उसके पास सब कुछ था, बस एक भी बेटा नहीं था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बात करता है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस उसे भोगने वाला कोई नहीं है। एक बेटा हो जाता तो अपना परिवार पूरा हो जाता, कोई मलाल नहीं रहता। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन ये इच्छा जरूर पूरी होगी। भगवान पर भरोसा रखिए। हाँ, बस ईश्वर से यही उम्मीद है। इसी उम्मीद में बहुत समय बीत गए। बहुत जतन के बाद उसे एक बेटा नसीब हुआ। बेटे को पाकर मगनलाल और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुई। अब कुछ दिन बाद बच्चे के नामकरण के लिए बड़े बड़े पंडितों को मदनलाल ने बुलाया। अब आप ही बताइए महाराज, अपने बेटे का नाम क्या रखूं? कृपया इसकी राशि देखकर बताएं, हमारे बच्चे के लिए कौन सा नाम शुभ रहेगा। आपको भगवान ने बहुत अनमोल बेशकीमती तोहफा दिया है और आपके बेटे की राशि के अनुसार भी अनमोल नाम शुभ रहेगा। हाँ, बहुत प्यारा नाम है अनमोल। अब बड़े लाड प्यार से दोनों अनमोल का पालन पोषण करने लगे। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब उसके माता पिता को उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। सोच रहा हूँ महाराज जी को बुलाकर अपने बेटे का हाथ दिखा देता हूँ। हमारा एक ही बेटा है, इसलिए जानना चाहता हूँ इसकी राशि कैसी है। हमारे बच्चे पर किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी महाराज घनश्याम जी बहुत नामी पंडित हैं। इस गांव में उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। अगले दिन ही मगनलाल अपनी पत्नी के कहने पे घनश्याम महाराज को अपने घर बुलाता है। महाराज जी, जरा मेरे बेटे अनमोल का हाथ देखकर बताइए कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। हाथ देखने के बाद पंडित जी बोले, इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या महाराज जी? कृपया करके बताइए। आपके बेटे की शादी एक गरीब कुल में होने वाली है, एक मछुआरे के घर में, जो आपको मंजूर नहीं होगा। क्या इसे टाला नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। जोड़ियां ईश्वर बनाते हैं, फिर हम और आप कैसे इसे तोड़ सकते हैं? क्या मैं थोड़ा और जान सकता हूँ उस भाग्यशाली लड़की के बारे में? मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इस गांव के अंतिम में एक पोखर के पास वो अपनी माँ के साथ रहती है। उसका नाम नैना है। वो बहुत सुंदर है। इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद महाराज जी। इतनी बात होने के बाद पंडित जी भी वहाँ से चले गए। इसी तरह काफी समय बीत गए, लेकिन मगनलाल पंडित जी की कही बात भूल नहीं पाया। वो यही सोचते रहता, इतने बड़े जमींदार का इकलौता बेटा एक मछुआरे की बेटी से शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। अब ज्यादा मत सोचिए, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। मिटा नहीं सकता तो क्या कोशिश भी ना करूं? क्या मतलब? किस कोशिश की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, छोड़ो ये सब बात। इतना बोलकर मगनलाल बात को उस समय टाल देता है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जब वो लड़की ही नहीं होगी तो भविष्यवाणी कैसे सच होगी? यही सोचकर उसने सबसे छुपा के कुछ बदमाश को पैसे देकर उस लड़की को मारने के लिए बोला। अब सभी बदमाश मगनलाल के कहने पे नैना को मार दिया और पास की एक नदी में उसे फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। दूर खड़ी नैना की माँ ने सब देख लिया। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, नैना, मेरी बच्ची, कोई बचाओ। लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी बात सुनकर नैना को बचाता। जब तक वो पास आती तब तक नैना पानी में बह गई थी। उसकी बेटी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अपनी बेटी के खोने के गम में उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। जब नैना के मरने की खबर मगनलाल को मिली तो वो बहुत खुश हुआ। अब मैं चिंता मुक्त हो गया। मेरे बेटे की शादी अब मैं किसी अमीर खानदान में करूंगा। उधर नैना पानी में बहते हुए दूसरे नगर में जा पहुंची, जहां राम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को वो पानी में बहते हुए दिखी। हे भगवान, ये बच्ची कौन है? जिंदा भी है या मर गई? उसे पानी से बाहर लाया तो देखा उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। अब जल्दी जल्दी राम प्रसाद उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इस बच्ची को किसी ने मारने की कोशिश की है। क्या? इतनी प्यारी बच्ची को मारने की कोशिश किसने की होगी? लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी है, कुछ दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी।
अब राम प्रसाद डॉक्टर से बातें करने के बाद अपने घर आता है। रमा, कहाँ हो तुम? आ गए आप पूजा करके? कितनी देर लगा दी? रमा, आज मैं बहुत खुश हूँ और जब तुम सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, कौन सी बात है? जल्दी बताइए। जिस चीज के लिए तुम दिन रात मनोकामना मांग रही थी वो आज भगवान ने पूरी कर दी। क्या? कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। राम प्रसाद उसे सारी बात बता देता है। क्या आप सच बोल रहे हैं? जल्दी ले चलिए मुझे उसके पास। अब दोनों पति पत्नी नैना से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। उसे देखते ही रमा बोली, कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इतनी प्यारी बच्ची हमें दी, जिसके कारण हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। असल में रमा और राम प्रसाद को एक भी संतान नहीं था, इसलिए दोनों दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। उधर नैना को भी कुछ भी याद नहीं था, इसलिए रमा ने उसका नाम खुशी रखा। राम प्रसाद और उसकी पत्नी अपने गांव के सबसे अमीर इंसान थे। अब दोनों मिलकर खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे काफी समय बीत गए। खुशी ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर ली। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। उसके पिता ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में खुशी का एडमिशन करवा दिया। बेटी, अपना ध्यान रखना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर खुशी कॉलेज के लिए निकल गई। उधर अनमोल को भी अपने आगे की पढ़ाई शहर से करनी थी। पापा, अब मुझे आगे की पढ़ाई शहर से करनी है। तुझे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैंने तुझे कभी अपने से दूर नहीं भेजा और तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए किसी अनजान शहर में भेजने से डर लगता है। तू यहाँ रहकर भी तो अपने पिता के साथ कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। हमारे पास पैसों की कमी है क्या जो तू बाहर जाएगा? ये सब जो भी है तुम्हारा ही तो है। आपकी चिंता सही है, लेकिन मुझे खुद के दम पर कुछ करना है, इसलिए मुझे पढ़ाई करने जाना पड़ेगा। उसके बाद तो आप सबके साथ ही रहना है। ठीक है बेटा, तू जाना चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मगन लाल के पास भी पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अनमोल का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाता है। कुछ समय बाद पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात खुशी से हुई। दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉलेज खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में दोनों को अपने परिवार वालों से भी बात करनी थी। अनमोल, तुम घर जाने से पहले एक बार मेरे मम्मी पापा से मिल लो, ताकि मैं घर जाकर उनको हमारी शादी के लिए मना सकूं। मैं जरूर मिलूंगा। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हुआ। खुशी के माँ पापा उसे लेने आए। माँ पापा, आप इससे मिलो, ये अनमोल है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। नमस्ते अंकल। मगनलाल और उसकी पत्नी भी वहाँ अपने बेटे को लेने आते हैं, इसलिए अनमोल भी खुशी से अपने परिवार को मिलवा देता है। अब दोनों परिवार आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों परिवार आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए। ये देखकर अनमोल और खुशी बहुत खुश होते हैं। घर जाने के बाद जब दोनों ने अपने अपने परिवार से शादी की बात की तो राम प्रसाद अपनी बेटी की खुशी के लिए जल्दी मान गया, लेकिन मगनलाल इस शादी के लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे अपने जैसा कोई अमीर खानदान अपने बेटे के लिए चाहिए था। लेकिन जैसे ही मगनलाल को खुशी के अमीर होने का पता चला, तब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ समय बाद अनमोल और खुशी की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। अब दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। तभी एक दिन मगनलाल घनश्याम पंडित के घर के पास से गुजर रहा था, तो उनसे मिलने चला गया। मगनलाल, तुम यहाँ? कोई बात है क्या? नहीं महाराज, बस पास से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। महाराज, एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। आपने मेरे बेटे की शादी को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो गलत हुआ। आपने एक गरीब लड़की से मेरे बेटे की शादी होने की बात कही थी, लेकिन मेरे बेटे की शादी तो एक बहुत अमीर और अच्छे कुल में खुशी नाम की लड़की से हुई है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, उसके पिता के पास जाओ और पूछो क्या खुशी आपकी बेटी है। उसके बाद मेरे पास आना। मगनलाल को आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा पूछने को क्यों कहा, इसलिए बिना देरी किए वो ये बात पूछने रामप्रसाद के पास गया। बातों ही बातों में उसने खुशी के बारे में पूछ लिया। जब रामप्रसाद ने उसे सारी बात बताई तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था। अगले ही दिन वो घनश्याम पंडित के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने पाप किया है। पाप तो तुमने किया है,
तुम विधि का विधान बदलने चले थे और मुझे झूठा साबित करने। अब मैं समझ गया महाराज, जो होना है वो होकर रहेगा, यही है किस्मत का खेल। नेहा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी की बातों पर भरोसा कर लेती। नेहा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ ने अपने जमाने में घर में बहुत लड़ाई देखी, इसलिए उनकी इच्छा थी कि नेहा की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ ज्यादा लोग ना हो। अब जब नेहा की शादी एक घर में तय हुई, वहाँ उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। एक दिन नेहा की माँ बोली, नेहा, अच्छा है बेटी, तेरी सास की मृत्यु हो गई। तुझे अब वहाँ ज्यादा कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ ही दिन पहले तेरे मामा की बेटी रोशनी की शादी हुई थी। उसकी सास और जेठानी दोनों मिलकर उसे बहुत परेशान करते थे। जब से उसकी शादी हुई है कभी खुश नहीं रहती। एक दिन मैंने कॉल किया तो वो रो रही थी। जैसे तैसे उसे समझा कर रखा है, इसलिए मुझे तेरी शादी करने से डर लग रहा था। हाँ, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गई। अब उस घर पर तेरा ही राज होगा। लेकिन सबकी सास और जेठानी एक जैसी तो नहीं होती। आज के जमाने में सब ऐसे ही होते हैं। मैंने सुना है मेरी भी एक जेठानी है जिसका नाम डिम्पल है, वही पूरा घर संभालती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा परेशान करेगी तो तुम अपना सब कुछ अलग कर लेना। अब कुछ ही समय बाद नेहा और अमित की शादी हो जाती है। नेहा अपने घर में इकलौती थी। इकलौती होने के कारण नेहा को अपने घर में ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी। शादी के बाद पहली रसोई पर जब उसकी जेठानी डिम्पल ने उसे मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बनाने को बोला तो उसने बोला, दीदी एक बात बोलो, किसी को बोलना मत प्लीज। हाँ बोलो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मुझे बस नॉर्मल खाना बनाने आता है, एक्स्ट्रा डिशेज बनाने नहीं आता। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी। एक काम करो, मैं ये गाजर का हलवा बना देती हूँ, तुम सबको दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है दीदी, मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी। मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है। अब जैसा डिम्पल ने बोला था ठीक नेहा ने वैसे ही किया। अपनी जेठानी के बनाए हलवे वो सबके सामने परोस देती है। हलवा खाकर सब उसकी तारीफ भी करते हैं। अब सभी मेहमानों के जाने के बाद नेहा अपनी जेठानी से बोली, थैंक यू दीदी, आज आप ना होती तो मैं सबके लिए क्या बनाती। आपने मेरी इतनी मदद की। आपकी जैसी जेठानी भगवान सबको दे। डिम्पल भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सास नहीं है तो तुझे संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी होगी। इसी तरह समय बीतने लगा। डिम्पल हर छोटी बड़ी जरूरत में अपनी देवरानी नेहा की मदद करने लगी। दोनों साथ साथ बाजार जाती, दोनों सगी बहनों की तरह साथ रहने लगी। एक दिन अमित खाना खा रहा था, तभी नेहा अपने पति को कुछ सामान लाने को बोलती है। अमित पहले से ही किसी टेंशन में था, इसलिए नेहा के बोलते ही वो उस पर बरस पड़ता है। अमित की डांट सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इधर अमित भी ऑफिस चला गया। जब डिम्पल थोड़ी देर बाद नेहा के कमरे में आती है तो उसे रोते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ नेहा, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ बोला क्या? मैं अमित को एक सामान लाने के लिए बोली, इसी बात पर वो भड़क गए और बेवजह मुझे डांट दिया। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ। मैं इतने दिनों से देवर जी को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है ऑफिस का कोई टेंशन हो, उसी टेंशन में तुझे सुना दिया होगा। फिर भी मैं एक बार बात करूंगी, वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जब शाम को अमित और उसके बड़े भाई ऑफिस से घर आते हैं तभी डिम्पल अमित को डांटती है और बड़े भाई को भी सब कुछ बता देती है। दोनों भैया और भाभी मिलकर अमित को समझाते हैं। अमित भी सबकी बात मानकर नेहा को सॉरी बोलने रूम में चला जाता है। नेहा, मुझे माफ कर दो, सुबह मैं थोड़ा टेंशन में था, इसलिए बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। भाभी बता रही थी तुम मेरी वजह से रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। भाभी ने तुरंत मुझे माफी मांगने के लिए बोला। अच्छा, तो उनके कहने पर माफी मांगने आए हो? अरे ऐसा नहीं है, वो नहीं भी बोलती तो मैं खुद तुमसे माफी मांगने आता। नेहा भी अमित को माफ कर देती है। अगले दिन नेहा की माँ का कॉल आया। कैसी हो बेटी, तुम्हारी जेठानी तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं माँ, जेठानी तो मेरी बहुत अच्छी है। अब नेहा सारी बात अपनी माँ को बता देती है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ बोली, तू कितनी भोली है नेहा, जरा भी दिमाग नहीं लगाती। आज के जमाने में कौन सी जेठानी अच्छी होती है? इस घर पर राज करने के लिए ये सब उसका प्लान है, इसलिए सबको अपनी तरफ करके रखा है। देखो कैसे अमित तुमसे ज्यादा तुम्हारी भाभी की सुनता है। अगर अभी से दिमाग नहीं लगाई तो समय आने पर बिल्कुल अकेली रह जाएगी। ये सब सुनने के बाद नेहा का व्यवहार अपनी जेठानी के प्रति बदलने लगा। एक दिन नेहा अमित से बोली, बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं घूमने नहीं गए। मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी है। नेहा, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत काम है। एक काम करो, तुम और भाभी तो घर में ही रहती हो, तो दोनों साथ चली जाओ, मैं टिकट करवा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दो।
जिस दिन आपके पास टाइम होगा उसी दिन साथ में चल लेंगे। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है। जब अमित अपनी भाभी से मिलता है तब उनको सारी बात बता देता है और बोलता है, आज आप घूमने चली जाओ, मैं टिकट भेज देता हूँ। नेहा को आज मूवी देखने का मन है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। डिम्पल भी अमित की बात मान जाती है। नेहा चुपचाप किचन में काम कर रही थी, तभी डिम्पल किचन में आती है और उसे मूवी का टिकट देती है। ये देखकर नेहा पूछती है, ये किसने भेजा? देवर जी ने भेजा है। वो बता रहे थे आज तुम्हारा मूवी देखने का मन है, उनको कुछ काम है ऑफिस में तो वो तुम्हारे साथ किसी और दिन चले जाएंगे, आज हम दोनों चलते हैं। ये सब सुनकर नेहा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। भाभी मुझे कुछ काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप चले जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती हूँ। इतना बोलकर डिम्पल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चली जाती है। इधर नेहा सोचती है, माँ सही बोल रही थी, जब देखो भाभी को हर बात बताते हैं। ये बात भी बता दी उनको, मुझसे पूछे बिना ही टिकट भी भेज दिए और मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब जेठानी के जाने के बाद नेहा भी अपनी किसी दोस्त के साथ मूवी देखने चली गई। जब डिम्पल घर आती है तो उसने देखा घर में कोई नहीं है। कमाल है, नेहा तो बोल रही थी कुछ काम है और वो खुद घर में नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, देवर जी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, कहीं उनके साथ गई होगी। जब उसने अमित को कॉल किया तो वो उसके साथ भी नहीं थी। डिम्पल को थोड़ी चिंता होने लगी, ये नेहा बिना बताए कहाँ चली गई। डिम्पल ये सब सोच ही रही थी, तभी नेहा हंसते हुए अपनी दोस्त के साथ घर में आती है। ये देखकर डिम्पल हैरान हो जाती है। पूछने पर पता चला कि वो मूवी देखने गई थी। ये सुनकर डिम्पल को बहुत दुख हुआ। जब मैंने पूछा था तो उसे काम याद आ गया था, गलती से उसे अपनी छोटी बहन समझ ली, ये तो देवरानी ही निकली। अब नेहा कभी डिम्पल से अच्छे से बात नहीं करती थी। डिम्पल ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। एक दिन डिम्पल किसी काम से बाहर गई। अमित भी ऑफिस चला गया था। नेहा के अलावा घर में कोई नहीं था। नेहा किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके साथ फोन में भी बात कर रही थी। तभी अचानक नेहा के कपड़े में आग लग गई और उसे पता तक नहीं चला। जब डिम्पल सामान लेकर बाहर से किचन में आई तो उसने देखा कि नेहा के कपड़े में आग लगी है और वो फोन पर बातें कर रही थी। डिम्पल जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे तैसे डिम्पल नेहा के कपड़े की आग बुझाती है। ये सब देखकर नेहा भावुक हो गई और रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं दूसरों की बातों में आकर आपके साथ गलत करने लगी। जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है और मैंने सिर्फ आपको तकलीफ दी है। आज भी आपने मुझे जलने से बचा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। डिम्पल को भी नेहा पर दया आ जाती है, इसलिए वो नेहा को माफ कर देती है। अब घर में जब भी कुछ काम होता तब दोनों साथ मिलकर उसे खुशी खुशी करते। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। अब दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे। ये कहानी सुहाना नाम के लड़की की है। सुहाना अपने घर में सबसे बड़ी थी। सुहाना के मम्मी पापा और बुआ सब साथ बैठकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। रमेश, तुम्हें सुहाना की शादी नहीं करनी है क्या? हमारे यहाँ ज्यादा दिन तक बेटियों को घर में नहीं रखते। अभी पिछले महीने गांव गई थी तब बड़ी दादी उनके सभी घर वाले पूछ रहे थे सुहाना बिटिया की शादी कब होगी। उनका तो काम ही है पूछना। शादी तो करनी है लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तभी तो शादी होगी। दीदी आप ही किसी से बात करके सुहाना की शादी करवा दीजिए, क्योंकि इसकी छोटी बहन की भी तो शादी करनी है। आपने किसी रविंद्र जी के लड़की के बारे में बताया था। अरे भाभी, उस लड़के का अलग ही अफेयर चल रहा है। चिंता मत कीजिए, कौन लड़का है जिसकी बुआ से मैंने बात की है। रमेश के घर रोज यही बातें होती रहती। जब से सुहाना की शादी की बात शुरू हुई है, हर रोज कोई न कोई रिश्तेदार रिश्ते की बात करने आ जाता। थोड़ी देर बात करने के बाद सुहाना की बुआ भी वहाँ से चली गई। बुआ के जाने के बाद दोनों बहन आपस में बातें करने लगी। ये बुआ तो मेरी शादी के पीछे पड़ गई है। हाँ दीदी, लगता है बोल बोल कर इस साल आपकी शादी करवा ही देगी। इतनी बातें करने के बाद दोनों बहन काम में लग गई। सुहाना बहुत शांत और संस्कारी लड़की थी। इस मॉडर्न दुनिया में रहकर भी उसे मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल डांस करना उसे बहुत पसंद था। वो दिल की बहुत साफ थी, बिना सवाल किए किसी की भी बात मान लेती थी। कुछ ही महीनों के अंदर सुहाना की शादी अनुराग से फिक्स हो गई। अनुराग सत्यम का छोटा भाई था। दोनों साथ साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। अनुराग ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए मैनेजमेंट का सारा काम अनुराग ही देखता था। अनुराग दिखने में भी स्मार्ट था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सभी घर वाले शादी के लिए मान गए। शादी से पहले अनुराग और सुहाना की फोन पर अक्सर बातें हुआ करती। अनुराग बहुत अच्छे से सुहाना से बात करता, इसीलिए सुहाना को अनुराग का स्वभाव बहुत अच्छा लगता। शादी के दिन जब सुहाना की छोटी बहन ने अनुराग को देखा तब उसका व्यवहार उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सुहाना से बोला, दीदी अनुराग जीजू के बारे में जैसे सुना था वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अकड़ू टाइप लग रहे हैं। देखो कैसे सबको घूर रहे हैं।
मुझे तो ये पसंद नहीं आया। पता नहीं आपको इनके अंदर क्या दिख गया। चुप कर, मैंने पसंद नहीं किया, वो और बाकी घर वालों ने मिलकर पसंद किया है। वैसे तुम्हें किसी में अच्छाई दिखती कहाँ है? ज्यादा दिमाग मत लगा, जाकर गेस्ट को देख। थोड़ी देर में शादी अच्छे से संपन्न हो गई। शादी के बाद सुहाना और अनुराग दोनों कुछ दिन के लिए घूमने चले गए। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद अनुराग के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पूरा परिवार उस पार्टी में शामिल था। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनुराग सो रहा था, इसलिए सुहाना उसे उठाने चली गई। अनुराग जी उठिए। क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? घर में पार्टी हो रही है और आप सो रहे हो। तो क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ऐसी फालतू की चीजों में मैं शामिल नहीं होता। तुम जाओ और मुझे सोने दो। पहली बार अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा नींद में है, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब सुहाना भी चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अनुराग अपने कमरे से बाहर आता है और चिल्लाकर सबको बोलने लगता है, ये क्या चल रहा है? बंद कीजिए ये सब। बहुत हुआ आप लोगों का नाच गाना। अब सब अपने अपने घर जाइए। मेहमानों से बात करने का ये क्या तरीका है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये शोर सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। तो क्या तुम्हारे डर से हम खुशियां भी ना मनाएं? सुहाना तो अपने पति के इस व्यवहार से अनजान थी। उसे अपनी बहन की बात सच होती नजर आ रही थी। दोनों भाइयों की शोरगुल सुनकर उसकी सास भी आ जाती है। शांत हो जाओ अनुराग बेटा। किसी तरीके से सुहाना की सास अनुराग को शांत करके भेज देती है। सबके जाने के बाद सुहाना जब अपने पति के स्वभाव के बारे में अपनी जेठानी प्रिया से पूछती है तो वो सब सच सच बता देती है। देवर जी ऐसे ही हैं, ना बड़ों का लिहाज, ना किसी का डर। घर हो या ऑफिस, हर जगह पैसों का रौब दिखाते हैं। इसकी जिम्मेदार माँ जी भी है, हर गलत काम में अपने बेटे का साथ देती है। ये सब जानने के बाद सुहाना को बहुत बुरा लगा। भाभी, मैं इनका स्वभाव बदलने की कोशिश करूंगी। कर लो कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अनुराग जी कभी सुधरने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो अनुराग सुहाना को भी बहुत बार झूठ बोल देता। कभी ऑफिस बोलकर कहीं और चला जाता, कभी किसी बात पर बेवजह ही उसे डांट देता। शादी के कुछ दिनों के बाद सुहाना अपने मायके गई। बुआ को जब पता चला सुहाना मायके आई है तो अगले ही दिन उससे मिलने चली आई। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुहाना की माँ पूछती है, दामाद जी कैसे हैं? जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हो? बुरे हैं क्या? बुरे नहीं, घटिया इंसान है। तभी उसकी बुआ डांटते हुए बोली, इतना पैसा है, इतने बड़े लोग हैं, इतना नाम चलता है उनका, और तुम उनके बारे में ऐसे बोल रही हो? पैसा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। न संस्कार, न किसी से बात करने की तमीज। पैसा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अब पैसे वाले लोग थोड़ा गुस्सा करते ही हैं। कोई बात नहीं है, इतना तो मैनेज करना पड़ता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बुआ सही कह रही है, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह सभी घर वाले सुहाना को समझा देते हैं। अब सुहाना कुछ दिन बाद अपने ससुराल वापस आ जाती है। इधर अनुराग को पता चल गया था कि सुहाना अपने मायके में मेरी बुराई करके आई है, इसलिए घर आते ही अनुराग सुहाना पे बरस पड़ा। अपने घर में मेरी बुराई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम भी लोग इज्जत से लेते हैं। आप इज्जत करवाने के लायक भी हो क्या? चुप रहो, आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। इतना बोलकर अनुराग वहाँ से चला गया। एक दिन सुहाना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसने एक डांस एकेडमी का एडवर्टीजमेंट देखा जहाँ एडमिशन के लिए ऑफर चल रहा था। सुहाना का मन हुआ कि वो भी यहाँ एडमिशन ले, लेकिन उसका पति इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, इसलिए अपनी बहन से बोलकर उसने एडमिशन ले लिया। घर पर बहाने बनाकर वो डांस सीखने चली जाती। एक दिन उसकी सास सुहाना की बातें सुन लेती है और सारी बात अपने बेटे को बता देती है। अनुराग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। अब जब भी सुहाना डांस क्लास जाती, एक लड़का हमेशा उसका पीछा करता। सुहाना ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। अब उस लड़के के वजह से सुहाना ने भी कुछ दिन के लिए डांस क्लास जाना बंद कर दिया। अब कुछ दिन तक सब ठीक था। कुछ दिन बाद जब सुहाना वापस डांस क्लास जाने लगी, तब वापस से वही लड़का उसका पीछा करने लगा। अब सुहाना उसके पास चली गई और बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है मेरे पीछे मत आओ, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे मैडम, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो आपको परेशान करने के पैसे लिए हैं, वही कर रहा हूँ। क्या? किसने दिए तुम्हें पैसे? बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे मैडम, पुलिस को काय को बुलाने का? आपके पति ने ही पैसे दिए थे। जब सुहाना को ये सब पता चला तब उसे बहुत दुख हुआ। अब सुहाना घर पहुंचकर अपने पति से सारी बातें पूछती है। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने उस लफंगे लड़के को मेरे पीछे क्यों लगाया था? तो और क्या करता,
मेरी बातें तुम्हें सुननी नहीं है? किसने बोला था तुम्हें बिना पूछे डांस क्लास ज्वाइन करने? जिस घर में मुझे सुकून से रहने की आजादी ना हो वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इतना बोलकर सुहाना भी घर छोड़कर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अनुराग के ऑफिस से कॉल आता है कि कुछ लोग एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपके घर आएंगे और उस प्रोजेक्ट के लिए बीवी की सहमति बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप इस प्रोजेक्ट का पूरा ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर अनुराग के होश उड़ गए क्योंकि उसकी बीवी तो घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने तुरंत फोन करके अपनी बीवी को बुलाने की पूरी कोशिश की लेकिन सुहाना ने आने से साफ मना कर दिया। अब अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने तुरंत अपनी एक दोस्त को कॉल लगाया और सारी बातें समझा दी। अब अनुराग को मुसीबत में देखकर वो भी अनुराग की मदद करने को तैयार हो गई। अब सब प्लान के हिसाब से जब प्रोजेक्ट वाले आते हैं तब अनुराग अपनी उसी फ्रेंड को बीवी बना के इंट्रोड्यूस करवाता है। जब ये बात सुहाना को पता लगी वो तुरंत अनुराग के घर पहुंच गई और सारी बातें प्रोजेक्ट वाले लोगों को बता देती है। अब सभी लोग इस किराए की बीवी को देखकर हैरान रह जाते हैं और तुरंत प्रोजेक्ट कैंसिल करके चले जाते हैं। सुहाना भी कभी ना वापस आने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब अनुराग के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना ही उसके पास काम था और ना ही उसके पास परिवार। इसलिए कहा जाता है अपने विचार अच्छे और बातें मीठी रखें वरना आपको भी किराए की बीवी की जरूरत पड़ सकती है। घनश्याम और सविता जी ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे दिनेश की शादी राधा के साथ कर दी। दिनेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और राधा भी अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी लेकिन वो नौकरी नहीं करती थी। घनश्याम जी और सविता जी को लगा कि बहू के आने के बाद वो घर को अच्छे से संभालेगी क्योंकि घनश्याम जी कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले थे और सविता जी घर में अकेले रह जाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त, अरे आप तो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, फिर तो साथ में रहेंगे। अब तुमको चिंता करने की क्या जरूरत, तुम्हारी बहू जो आ गई है। हाँ सही कहते हैं, कितनी पढ़ी लिखी बहू है। अच्छा सुनिए, कुछ ही दिनों में आपका रिटायरमेंट है, उसके बाद तो आप भी सारा दिन घर पर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। राधा अपने सास ससुर की कुछ ज्यादा ही सेवा किया करती थी, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। इस वजह से घनश्याम और सविता जी बहुत खुश थे। एक दिन राधा और दिनेश अपने कमरे में, तुम बिल्कुल इसी तरह मम्मी पापा का ख्याल रखा करो, बस थोड़ी दिन की बात है। क्या बताऊं दिनेश, थक जाती हूँ काम कर कर के। अगर पापा जी की रिटायरमेंट की बात नहीं होती ना तो मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाली होती। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना रिटायरमेंट मेरे पापा को पूरे 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं? अरे उन्हीं पैसों के लालच में ही तो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करनी पड़ती है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है नौकरानी बनकर रहने का। अरे कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वैसे भी पापा का रिटायरमेंट तो 2 दिन बाद है, बस पैसे अब आने ही वाले हैं। कुछ दिनों बाद घनश्याम जी की रिटायरमेंट हो जाती है और उनको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। पापा आपसे कुछ बात करनी थी। पापा आपको राधा से कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो आप दोनों का ध्यान तो बराबर रखती है ना? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, इतनी पढ़ी लिखी बहू और हमारा ऐसा ध्यान रखती है जैसे हमारी ही बेटी हो। हमें उससे कोई भी शिकायत नहीं है बेटा। पापा वैसे तो अब दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन बेटा अलग से फ्लैट खरीदने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना पापा जी, ये घर थोड़ा पुराना हो गया है, हम एक फ्लैट खरीद लेते हैं। जब तक आप दोनों का मन लगेगा हम यहाँ रहेंगे और उसके बाद हम सब फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे बात तो सही कह रही है बहू, और अभी तो आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिले हैं, जो हमारा है वो इन बच्चों का भी तो है। तुम ठीक कहती हो, और हमें तो बच्चों के साथ ही रहना है। वो नए घर में रहेंगे तो हमें भी तो नए घर में रहने का मौका मिलेगा। सविता जी और घनश्याम जी उन्हें पैसे देकर दिनेश को नया घर दिला देते हैं। कुछ दिनों बाद राधा का नेचर बिल्कुल सास ससुर के लिए बदलने लगता है। हाँ बेटा जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शाम को खाने में खिचड़ी बना दोगी? क्या पापा जी आपको खिचड़ी पसंद है?
और आपकी वजह से हम सबको भी वही खानी पड़ती है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, हम थोड़ा ना जिंदगी भर खिचड़ी खाते रहेंगे। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? मूड की क्या बात है बापूजी, मुझे जॉब करनी थी, लेकिन आप लोग की सेवा करने के चक्कर में मैं कभी जॉब नहीं कर पाई। अरे बेटा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम एक काम करो, तुम जॉब करना शुरू कर दो। वैसे भी मैं तो अब पूरा दिन घर में ही रहता हूँ, सविता को भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। राधा, जब मम्मी पापा कह रहे हैं तो जॉब करना शुरू कर दो ना। कुछ ही दिनों में राधा नौकरी करना शुरू कर देती है। एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद एक दिन शाम के वक्त राधा अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी पापा, मैं और दिनेश नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ेगा और वैसे भी मेरी जॉब लग गई है, तो हमें नए घर में रहना चाहिए। बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जब चाहो हम ये घर खाली करके वहाँ चलेंगे। अरे मम्मी, आप समझी नहीं। क्या नहीं समझे बेटा? क्या बात है, कुछ और कहना चाहते हो क्या? मम्मी जी, पापा जी, मैं बताती हूँ। मेरी अभी अभी नई नौकरी लगी है। अगर आप दोनों भी मेरे साथ उस घर में रहेंगे तो मैं अपनी नौकरी पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। सारा दिन बस आपके काम में लगी रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी और हमारे काम की तू चिंता मत कर। देखो बेटा, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन घर लेने से पहले यही बात हुई थी ना कि हम साथ रहेंगे। पापा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो घर आपके पैसों से लिया है तो उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है? अरे अरे, नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, तुम दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाओ, हम लोग यहीं रह लेंगे। लेकिन तुम दोनों हमसे मिलने तो आया करोगे ना? हाँ मम्मी जी, संडे की छुट्टी हुआ करेगी तो हम आपसे जरूर मिलने आया करेंगे। राधा और दिनेश घनश्याम जी और सविता जी को पुराने घर पे छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सविता जी और घनश्याम जी उन दोनों का इंतजार करते हैं, लेकिन वो सैटरडे संडे भी अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं आते। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे और बहू ऐसे निकलेंगे। सच कह रही हूँ सविता, हमारी बहू ने तो कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखा दिया था। इसमें गलती सिर्फ बहू की नहीं है, बेटे ने भी तो हमारे साथ धोखा ही किया है। ये कलयुग है सविता, अब यहाँ ऐसा ही होता है। और फिर कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। राधा और दिनेश अपने माँ बाप से मिलने आते ही नहीं। एक दिन घनश्याम जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सविता जी दिनेश और राधा को घर बुलाती हैं। क्या हुआ माँ, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी? जानती नहीं, ऑफिस का काम छोड़कर आया हूँ मैं। अरे मम्मी जी, मेरी तो नई नई नौकरी है, आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना। क्या करे बेटा, तुम्हारे पापा जी की तबीयत बहुत खराब है। अब मैं इस उम्र में अकेले हॉस्पिटल कैसे लेके जाती? अरे मम्मी, इस उम्र में तो बीमारी चलती रहती है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ पे आप लोग की केयर भी करेंगे और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे वही तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो इतनी छुट्टियाँ भी नहीं है। घनश्याम और सविता जी वृद्धाश्रम जाने से मना कर देते हैं। राधा और दिनेश वापस अपने घर चले जाते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राधा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। माँ, राधा के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मैं भी अपने जॉब में बिजी रहता हूँ, ढंग से तो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। तो अब पता चला बेटा, बूढ़े माँ बाप की कभी कभी जरूरत पड़ ही जाती है। तुम तो हमें छोड़ के चले गए थे, अब क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी तरह कलयुगी नहीं हो सकते। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हम तुम्हारा ख्याल रखने पहुँच ही जाएंगे। माँ पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी तरह कलयुगी नहीं हो सकते। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हम तुम्हारा ख्याल रखने पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।